साथियों नमस्कार, मैं सीए अमित अग्रवाल आप सभी लोगों को सीए डे की हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। साथियों, बहुत दिनों से मन के अंदर विचार चल रहा था कि हमारे पास जो नॉलेज है इनकम टैक्स से संबंधित, चाहे जीएसटी से संबंधित, क्यों ना उस नॉलेज को आप सभी लोगों के साथ शेयर किया जाए और वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर किया जाए, जिससे कि आपकी नॉलेज भी अपग्रेड हो। इसी उद्देश्य को लेकर मैंने आज सीए डे के अवसर पर अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च करने का निर्णय लिया है। तो साथियों, चलते हैं, इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। तो साथियों, आज मैं आपके सामने इनकम टैक्स में जो मेरा सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट है, असेसमेंट ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशंस, उसी के साथ मैं आज इसकी शुरुआत करूँगा। ये चैप्टर काफ़ी लंबा है, काफ़ी बड़ा है। इसमें हालांकि सेक्शन तो केवल 3 है, सेक्शन 11 से लेकर सेक्शन 13 तक, लेकिन इसमें प्रोविज़न बहुत उसके वाइड हैं। तो मैं इसकी एक सीरीज़ शुरू करूँगा, लगभग ये 7 या 8 क्लास में पूरी होगी। तो उसी का आज पार्ट 1 मैं आपके सामने शुरुआत करता हूँ। साथियों, जैसा कि इसके नाम से पता है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, तो आज हम पहले ये देखेंगे कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते क्या हैं, उनमें मेन इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, जिससे कि उनको चैरिटेबल माना जा सके। साथियों, चैरिटेबल होने के लिए मेन 2 इंग्रेडिएंट्स होना बहुत ज़रूरी है, उसमें 2 तत्व होना ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि उसका प्रॉफिट मोटिव नहीं होना चाहिए। जब हम अपना ट्रस्ट बनाते हैं या सोसाइटी बनाते हैं, तो हमारा जो मोटिव है वो हमारा मोटिव प्रॉफिट कमाने का नहीं होना चाहिए। हालांकि जब हम कोई एक्टिविटी करेंगे तो उस एक्टिविटी के दौरान या तो हमको प्रॉफिट होगा या हमारा लॉस होगा। हमारा मोटिव प्रॉफिट का नहीं होना चाहिए, चाहे हमको प्रॉफिट भी हो सकता है और हमको लॉस भी हो सकता है। इसके अलावा हमारा चैरिटेबल में ये देखना पड़ेगा हमको कि हमारी जो ऑब्जेक्ट हैं वो पब्लिक एट लार्ज होने चाहिए, यानी कि वो आम जनता के लिए खुले हुए होने चाहिए। किसी एक विशेष कास्ट से संबंधित या किसी विशेष समूह से संबंधित हमारे ऑब्जेक्ट नहीं होने चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनकम टैक्स एक्ट में किस तरीके से ट्रस्ट का, सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को कितने प्रकार से हम रजिस्टर कर सकते हैं, किस किस एक्ट के अंतर्गत आ सकते हैं। तो सबसे पहले आता है ट्रस्ट एक्ट 1882, उसके बाद आता है सोसाइटी एक्ट 1860 और तीसरे नंबर पर आता है सेक्शन 8 कंपनी, जो आपने काफ़ी आम बोलचाल की भाषा में सुना होगा। इन तीनों फॉर्मों में से किसी फॉर्म में भी हम अपनी ट्रस्ट को रजिस्टर कर सकते हैं। जब इसमें हमारा ट्रस्ट रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसके बाद जो उसकी महत्वपूर्ण कड़ी है इनकम टैक्स एक्ट, क्योंकि जब तक हम इनकम टैक्स एक्ट में अपने ट्रस्ट को, सोसाइटी को रजिस्टर्ड नहीं कराएंगे, तब तक हमारे पास इनकम टैक्स के इम्प्लीकेशन होते रहेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन की क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से हमको इनकम टैक्स का रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए और हमको क्या क्या सावधानियाँ उसमें बरतनी चाहिए। तो साथियों, चलते हैं आगे। आयकर अधिनियम की धारा 12AA के अंतर्गत ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। इसके लिए प्रिंसिपल कमिश्नर के यहाँ फॉर्म नंबर 10A के में एप्लीकेशन दाखिल की जाती है, जो पूरी तरह से ऑनलाइन है। हमको इनकम टैक्स के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर फॉर्म 10A को ऑनलाइन फाइल करना होता है। फॉर्म 10A में कुछ रिक्वायरमेंट हैं, जैसे कि ट्रस्ट का नाम, ट्रस्ट हमारा किस दिन फॉर्मेशन हुआ है, ट्रस्ट के कौन ऑथर है, ट्रस्ट के कौन ट्रस्टी हैं, ट्रस्ट में कौन ऑफिस बियरर्स हैं, एंड ट्रस्ट डीड की कॉपी लगती है, ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन की कॉपी लगती है और ट्रस्ट ने जो एक्टिविटी करी हैं उन सब की कॉपी लगती है। उस कॉपी लगने के बाद वो ट्रस्ट कमिश्नर के यहाँ अप्लाई किया जाता है। उसके बाद कमिश्नर के यहाँ से एक लेटर आता है, उसमें लगभग 30 से 35 पॉइंट होते हैं, जिसमें कमिश्नर आपसे हर पॉइंट पर जवाब चाहता है कि आपको उसको पॉइंट वाइज जवाब देना होता है कि हमारे ट्रस्ट ने क्या क्या एक्टिविटी करी हैं, उसकी इनकम टैक्स की रिटर्न क्या है, वगैरह वगैरह। आपको उन सारे जो भी उसने पॉइंट मांगे हैं उन सब का आंसर देने में बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। उन सारे पॉइंटों का आंसर आपको पॉइंट वाइज देना चाहिए। इसके बाद आपकी हियरिंग होती है कमिश्नर के समक्ष। जब आप कमिश्नर के ऑफिस जाते हैं तो कमिश्नर के सामने आपकी हियरिंग होती है। कमिश्नर आपसे ट्रस्ट के बारे में क्वेश्चन पूछता है। उसका सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि आपके ट्रस्ट के ऑब्जेक्ट क्या हैं। आपके ऑब्जेक्ट चैरिटेबल होने चाहिए। तो इसलिए जब भी हम ट्रस्ट डीड बनाएं या सोसाइटी की डीड बनाएं, उस समय हम ये याद रखें कि हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट चैरिटेबल के अलावा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरीके का ऑब्जेक्ट हुआ तो सेक्शन 12AA में आपको रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा कमिश्नर साहब ये भी देखते हैं
कि ट्रस्ट की एक्टिविटी किस प्रकार की है, क्योंकि ट्रस्ट की एक्टिविटी ट्रस्ट के ऑब्जेक्ट के अनुसार ही होनी चाहिए। अगर ट्रस्ट की एक्टिविटी ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं है तब भी वो रजिस्ट्रेशन देने से मना कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा और महत्वपूर्ण प्रावधान जो अभी पिछले साल से ही लागू किया है कि अगर आपका ट्रस्ट या सोसाइटी किसी अदर एक्ट में भी रजिस्टर्ड है, यानी कि किसी ट्रस्ट या सोसाइटी को किसी अदर एक्ट का भी पालन करना है और अगर आप उसका पालन नहीं कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन देने से मना किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसको CBSE गोल्ड के जो लीगल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनका पालन करना होता है। अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन CBSE के मानकों का पालन नहीं करता है तो कमिश्नर उसको 12AA में रजिस्ट्रेशन देने से मना कर सकती हैं। साथियों, अगर कमिश्नर सारी बातों से संतुष्ट हो जाता है, आपके ऑब्जेक्ट सही हैं, आपकी एक्टिविटी सही है, आपने अदर एक्ट के अंतर्गत जो भी लीगल इशू है उन सबका पालन किया है, तो कमिश्नर आपको 12AA में रजिस्ट्रेशन दे देती है। अगर वो संतुष्ट नहीं होता है तो आपकी फ़ाइल रिजेक्ट हो जाती है। जब फाइल रिजेक्ट हो जाती है तो उसके लिए हमारे पास एक आध विकल्प बचते हैं जिसकी चर्चा हम आगे आने वाली अपनी वीडियो में करेंगे। अगर इसके अलावा अगर कमिश्नर साहब 6 महीने के अंदर इसका जो है ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन देने का समय 6 महीने का है, यानी आपने जिस महीने उसको अप्लाई किया है, जैसे आपने मार्च 2020 में कोई ट्रस्ट को अप्लाई किया है तो सितंबर 20 तक कमिश्नर को ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा या उसको रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं 1 अक्टूबर को आपकी ट्रस्ट डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड मानी जाएगी। इसलिए 6 महीने के दौरान उनको आपकी एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। साथियों, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन जो फाइनेंस एक्ट 2020 के अंतर्गत आया है उसको भी मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा। सेक्शन 12AB, अब हम लोगों को जितनी भी ट्रस्ट और सोसाइटी हमारी रजिस्टर्ड हैं सेक्शन 12AA में, उन सभी सोसाइटियों को ट्रस्टों को हमको फिर दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये रजिस्ट्रेशन हमको 5 साल के लिए वैलिड होगा। 5 साल ख़त्म होने के बाद हमको फिर दोबारा से इसको अप्लाई करना पड़ेगा। इसके अप्लाई की समय सीमा होगी, जो हमारे 5 साल ख़त्म होने वाले होंगे उससे 6 महीने पहले हमको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें हमको आज की डेट में जो हमारी समय सीमा थी 1 जून 2020 से लेकर 31 अगस्त की समय सीमा थी, जो गवर्नमेंट ने कोविड-19 के चलते 1 अक्टूबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक कर दी है। यानी कि जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग ट्रस्ट हैं जो सेक्शन 12AA में रजिस्टर्ड हैं उन सबको 1 अक्टूबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 के समक्ष प्रिंसिपल कमिश्नर के यहाँ फिर दोबारा से फॉर्म नंबर 10A में ऑनलाइन जो प्रोसीजर मैंने पहले बताया था उसी प्रोसीजर में अप्लाई करना होगा। लेकिन इस बार आपकी डिटेल्ड स्क्रूटनी नहीं होगी, आपसे केवल थोड़े से पेपर मांगे जाएंगे और उसके आधार पर आपको रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा। साथियों, इस प्रकार से सारे ट्रस्टों का रजिस्ट्रेशन दोबारा कराने के पीछे जो ऑब्जेक्ट मुझे लगता है, अभी तक भारत सरकार के पास कोई भी नेशनल डाटा उपलब्ध नहीं है जिससे सरकार ये पता लगा सके कि भारतवर्ष में कितने ट्रस्ट रजिस्टर्ड हैं और वो सारे नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा एक उद्देश्य इसमें ये हो सकता है कि बहुत सारे ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस, मंदिर जो बहुत पुराने हैं, कोई 50 साल से रजिस्टर्ड है, कोई 60 साल से रजिस्टर्ड है, कोई 40 साल से रजिस्टर्ड है, उनके पास उनके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स नहीं हैं, या तो उनके फट गए हैं या उनके खो गए हैं या उनके मिसप्लेस हो गए हैं। इसी सबको ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्णय लिया। इसके अलावा अभी तक 12AA का और 80G का जो रजिस्ट्रेशन होता था वो हमेशा के लिए होता था। सरकार के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं था कि वो ये जांच कर सके कि सारे ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन सारे नियमों का सही तरीके से पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसीलिए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि हर 5 साल में अब हमको सेक्शन 12AB और सेक्शन 80G के अंतर्गत रिन्यूअल के लिए भेजना पड़ेगा। इसके साथ एक बात और मैं डिस्कस करूँगा कि जो हमारे ट्रस्ट जो नए रजिस्ट्रेशन होंगे इस बार, चाहे वो सोसाइटी में हो चाहे वो ट्रस्ट में हो, उनके लिए प्रावधान ये किया गया है कि जैसे सपोज करिए फाइनेंशियल ईयर 2021 में हमने कोई ट्रस्ट का फॉर्मेशन किया तो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के 1 महीने पहले हमको ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और उस ट्रस्ट का जो अप्रूवल, ट्रस्ट का जो रजिस्ट्रेशन हमको मिलेगा वो 1 अप्रैल 21 से मिलेगा। इस पॉइंट में थोड़ी सी मेरे को लगता है कुछ उसमें भूल चूक हो गई है सरकार से। ठीक है, वो जो भी है, हमको तो एक्ट के प्रोविजनों का पालन करना है। जो हमारी नई ट्रस्ट होंगी उनको रजिस्ट्रेशन 1 महीने के अंदर ग्रांट कर दिया जाएगा, जो कि 3 साल के लिए वैलिड होगा और वो प्रोविजनल बेसिस पे होगा। जब 3 साल खत्म होने से 6 महीने
पहले फिर दोबारा ट्रस्ट को परमानेंट के लिए अप्लाई करना होगा। उसके बाद उसको परमानेंट रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा और वो भी फिर हर 5 साल में उसका रिन्यूअल होगा। इसके अलावा इसमें एक बात और ये है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग ट्रस्ट हैं उनको विदिन 3 मंथ जब भी वो अप्लाई करेंगे उसके 3 महीने के अंदर उनको रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा पूछताछ नहीं होगी। साथियों, ये सारे रजिस्ट्रेशन से संबंधित प्रावधान थे जो आज मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी, कोई आपका प्रश्न रह गया हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं और आप मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं। साथियों, आपसे यही अनुरोध है कि मेरे अंदर जो नॉलेज है मैं आपके साथ सारी नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ, तो इसमें आप मेरा सहयोग करिए। आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए। साथियों, मेरा कोई भी मोटिव किसी प्रकार का प्रॉफिट कमाने का नहीं है, ना ही मैंने इसके लिए अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। बस मेरा मोटिव एक ही है कि मेरे अंदर जो नॉलेज है वो नॉलेज भी बढ़े, अपग्रेड होती रही और मैं अपनी नॉलेज को आप सभी लोगों के साथ शेयर करता रहूँ। धन्यवाद।